लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम नहीं आने दें। मैंने कहा ये तो हमारी ऊर्जा है भाई, ये हमारे लोग हैं और हम इन्हें सुरक्षा देंगे, हमें जो भी करना होगा। और महोदय ये 40 लाख माइग्रेंट लीवर, और मुझे प्रसन्नता है इस बार बजट में उसका प्रावधान भी हुआ है, बजट पे हम चर्चा करेंगे। और संगठित क्षेत्र के लोगों उनको भी भरण पोषण भत्ता भी दिया गया, 15 दिन का राशन किट भी दिया गया। और 15 दिन के राशन किट के साथ ही हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड यानी नेशनल पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत राशन कार्ड को उत्तर प्रदेश का मजदूर अगर कहीं भी देश के अंदर है, अगर उसके पास राशन कार्ड है उत्तर प्रदेश का, तो उस राशन कार्ड से उस देश के अंदर कहीं भी राशन की सुविधा प्राप्त कर सकता है। उसके तहत भी यह सुविधा हम लोगों ने प्रदेश के अपने सभी लोगों को देना प्रारंभ किया है। और बजट में तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिल ही चुकी है। मुझे लगता है अब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मजदूर, संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो, दुर्भाग्य से हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी इस प्रकार की आपदा कभी आए, लेकिन फिर भी आपदा किसी के नियंत्रण में नहीं होती है। लेकिन हम लोग मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी मजदूर जिसको हम रजिस्टर्ड करेंगे, वो देश या दुनिया में कहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा भी हम उसको देंगे और स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम उसको उपलब्ध कराने जा रहे हैं। यानी ये चीजें पहले भी हो सकती थी, पहले भी हो सकती थी। और कोविड प्रबंधन एक नया अनुभव था हमारे सामने। कोविड प्रबंधन बेहतरीन तरीके से इस कार्य को आगे बढ़ाया गया। महोदय, कोविड प्रबंधन का जो कार्य प्रदेश के अंदर हुआ है, ये इसके बारे में भी जो चीजें की गई, मैं इस बारे में कह सकता हूं कि वो ठीक है, समाचार पत्रों में छपने के लिए, मीडिया में छपने के लिए, मीडिया की सुर्खियों को बनाए रखने के लिए आप किसी पे कोई टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अन्याय होगा और अनर्थ होगा अगर हम लोग इस मामले में कोई गलत टिप्पणी करके इस बारे में चर्चा करें कि पल्स ऑक्सीमीटर या किसी पीपीई किट को लेकर के या किसी अन्य लॉजिस्टिक को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई अन्य बातें आती हैं, मुझे लगता है कि ये चीजें क्योंकि चाहे वह पीपीई किट हो, ग्लव्स हो, मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सैनिटाइजर में तो गन्ना विभाग ने सैनिटाइजर आप यानी शुरुआत में जो 100 ml का सैनिटाइजर था 500 रुपए तक पहुंच गया था, 600 रुपया तक पहुंच रहा था। और बाद में गन्ना विभाग ने सभी डिस्टिलरीज में, सभी चीनी मिलों को इस बारे में कहा कि नहीं, वहां पे सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में बनाया जाए। और सैनिटाइजर इतना बड़े पैमाने पर है, उत्तर प्रदेश ने 27 राज्यों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराया, 27 राज्यों को। पीपीई किट की जो बात, जहां तक बात है महोदय, इसमें हम लोगों ने जो भारत सरकार के द्वारा अधिकृत जो प्रयोगशालाएं हैं, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर, मुरादनगर, निट्रा गाजियाबाद एवं सिट्रा कोयम्बटूर से इसकी निरंतर जांच कराई गई। और जांच कराने के बाद ही उस पीपीई किट को या ग्लव्स को, मास्क को, उसी को हम लोगों ने फिर उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध करवाया। और इसमें ज्यादातर जो पीपीई किट थी, पहले चरण में तो ये HLL के द्वारा ही उपलब्ध करवाई गई, भारत सरकार के द्वारा ही मुफ्त कराई जाती रही। बाद में मेडिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी ये टेंडरिंग के माध्यम से ये सारी चीजें खरीदी गई। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना भ्रष्टाचार की थी, ना किसी प्रकार की गुंजाइश है। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी हर एक ग्राम पंचायत को, जो बड़े पैमाने पे लोग आने लग गए, प्रवासी कामगार और श्रमिक आने लग गए, तो
उन प्रवासी कामगारों और श्रमिकों के लिए भी हम लोगों ने जांच की व्यवस्था के लिए हर ग्राम पंचायत से कहा गया कि आप पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या अन्य जो भी आवश्यक चीजें हैं इनको आप अपने स्तर पर वहां पर गांव में खरीदिए, क्योंकि इतने लार्ज स्केल में मिल नहीं सकता है, मिल नहीं पाएगा, हमें तत्काल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। वहां पे स्थानीय स्तर पर एक तो उनको उपकरण खरीदने थे और ग्राम पंचायत निधि से उन्होंने खरीदी थी। जहां पे सामूहिक रूप से ला सकते थे उन्होंने सामूहिक रूप से भी उसको मंगाया, जिला प्रशासन ने मंगाया होगा। लेकिन रेट जो भी थे वो अगर आप देखेंगे तो मैंने जो बताया कि पल्स ऑक्सीमीटर आपको 1100 का भी मिल सकता है और 50,000 का भी उसकी कीमत है। वो तो आप जिस चीज को जिस प्रकार की चाहेंगे, मोबाइल फोन के आपका स्मार्टफोन 2,000 रुपए का भी है और 2 लाख रुपए का भी है। आप जिसको पसंद करेंगे, जो आपकी क्षमता है उसके अनुरूप आप उसको क्रय कर सकते हैं, उसके अनुरूप आप उसको ले सकते हैं। और ये चीज यहां पर हम लोगों को वहां पे भी देखने को मिला और इस पे ये कार्य यहां पर हुआ। बहुत सारी संस्थाओं ने, बैंकों ने, अन्य संस्थाओं ने हमें एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध कराई। इसका भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेहतर उपयोग इसके माध्यम से किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य बेहतरीन तरीके से हुआ। प्रदेश में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर एक जनपद में बनाए गए। सीएम हेल्पलाइन का बेहतरीन उपयोग किया गया। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती होता था या होम आइसोलेशन में था, सीएम हेल्पलाइन से उसके पास फोन जरूर गई होगी, क्योंकि उसकी मैं स्वयं भी समीक्षा करता था कि सीएम हेल्पलाइन के कितने लोगों को फोन किया गया, मेडिकल कॉलेजेस में कितने लोग थे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री खन्ना जी स्वयं इसकी चर्चा उसकी समीक्षा करते थे। स्वास्थ्य केंद्रों में कितने हैं, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री उसकी स्वयं समीक्षा करते थे। ये सारी चीजें, और फिर अगले दिन मैं स्वयं हर दिन इसकी स्वयं की समीक्षा करता था। इसलिए बहुत है, एक महामारी के खिलाफ प्रदेश के द्वारा चलाए गए इस बृहद अभियान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कोविड प्रबंधन में मार्गदर्शन करने के लिए और 2 स्वदेशी वैक्सीन को भारत को उपलब्ध करवाने के लिए। दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश हैं, एक वैक्सीन बामुश्किल बना पाए, भारत 2 स्वदेशी वैक्सीन दिया है। और 2 स्वदेशी वैक्सीन ही नहीं दिया, 2 नए और आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक लगभग मेरा अनुमान है 15 लाख के आसपास लोगों को ये वैक्सीन लग चुके हैं। फेज वाइज सबको वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है, अनुशासित ढंग से। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी के सामने नहीं। और यह वैक्सीन भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। और भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के अपने मित्र देशों को भी वैक्सीन देने का काम भारत कर रहा है। यह है नया भारत। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। हाँ, जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हैं। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है या फिर आप बैठे, ये डिस्टर्बेंस ठीक नहीं है। आप बैठे। कृपया बैठे। जब सभी पार्टियों के नेता बोले मानवर, तो इधर आराम से जितना चाहा दूसरे बोला और सबने आराम से बोला मानवर। ये डिस्टर्बेंस किसी को नहीं, बिल्कुल नहीं मानवर, ये तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी, आप बैठे। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया।
मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साबित हो गया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं, कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, क्या कहा जाता है। यानी आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो कभी नहीं कहा किसी के बारे में। हम तो केरल को सनातन आस्था की केंद्र भूमि मानते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही केरल गया था, मैंने उस धरती को नमन किया। आदि शंकराचार्य, भारत की सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया था। क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर-ए-तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है, और आप जो है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। यानी हमें आश्चर्य होता है, क्या है, कैसी राजनीति है, कैसी विभाजनकारी राजनीति है। और ये कैसा राजनीतिक संस्कार है महोदय, ये कैसा राजनीतिक संस्कार है कि आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब मंदिर भी याद आने लगता है। तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। वृंदावन आप क्या बचाएंगे उसको? अरे वो तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो सनातन भूमि है भाई। तो उसका कंस बाल बांका नहीं कर पाया है, आज क्या कोई कर पाएगा? लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिए, ये देश हमारा है। लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कटघरे में खड़ा करना, भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? और यही तो हम इसी पे तो आपत्ति करना चाहते हैं। और महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं, यही मानसिकता है जिस मानसिकता ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, यही भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान भी देश के अंदर बड़े से बड़े व्यक्ति के, बड़ा सा बड़ा उद्योगपति क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा राजनेता क्यों ना हो, उसके समकक्ष ही वोट देने का अधिकार उसे भी है। और उसकी ताकत, उसके बारे में आपके ये भाव, विभाजनकारी मानसिकता, आप कहां जाके इस बात को कह रहे हैं? ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता महोदय हम सबको चिंता में डालती है। और ये मजाक कोविड के दौरान भी हुआ था उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ।
कोविड के दौरान हमसे कहा गया हम 1000 बसेस देंगे। मैं बहुत खुश हुआ। अरे कोई तो बोल रहा है भाई, आखिर एक माताजी आई थी लखनऊ की, जहां तक मेरी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस में ही थी, वो रिटायर होकर के अकेले लखनऊ में रहती है, और उन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई मुझे दान दिया कोविड-19 के लिए। मैं अभिनंदन करता हूं उनका, वंदन करता हूं उनका। ऐसे ऑफर मेरे पास पत्र आया कांग्रेस महासचिव का कि जो मजदूर आ रहे हैं, मजदूरों को लाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन एक वाहन मैंने तो इस बात के लिए जांच करने के लिए लगाया कि वाहन, अब कोई कहेगा कि अब राजस्थान से, जो दिल्ली से या राजस्थान से आप बस देंगे, तो मैंने कहा वहां नजदीक लगाएंगे, उनको मैं बिहार बॉर्डर पे लगा के क्या करूंगा। तो मैंने इसलिए जांच करवाने के लिए दिया। मैंने कहा ये देखो ये वाहन कहां के हैं, वहां नजदीक के सेंटर में उनकी जांच करा दी जाए, लगा दी जाए। जब जांच किया तो बस जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा वो स्कूटर है। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो 3 व्हीलर है। और जब फिर इसकी और जांच कराई गई तो पता लगा कि इसमें से तो आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैप में जा चुके हैं, कंडेम है। ये मजाक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, तो क्या है ये मजाक करने की आदत? किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस रूप में ये छूट कौन दे रहा है? और क्या राजनीति में महामारी के समय जब कोविड प्रबंधन हो रहा हो तब भी हम गंभीरता नहीं बरत सकते? हर एक चीज में राजनीति करना क्या आवश्यक है? हर एक चीज के लिए राजनीति नहीं होती है। तो किसी के घर में कोई दुखद घटना घटित हो और हम जाके वहां पे जाकर के कोई डीजे बजाने लग जाएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मारपीट तो होगी वहां पे। भाई अगर वो व्यक्ति स्वाभिमानी परिवार होगा तो पटक के मारेगा। कोई दुखद घटना है और तुम जो है मेरे घर के सामने जो है फिल्मी गाना बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, ये कैसा मजाक है? और यही स्थिति करने का प्रयास है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। यानी कोरोना के दौरान भी, इससे पहले भी, और अब केरल के अंदर जाकर के भी यही हो रहा है। वहां पर भी ये चीजें हो रही हैं। बैठिए महोदय, आप कार्रवाई का भाग नहीं। अगर सचमुच कांग्रेस सरकार हमें बस देना चाहती थी राजस्थान की, तो कोटा में फंसे हुए 12,000 बच्चों के लिए उन्होंने बस क्यों नहीं उपलब्ध कराई? क्यों नहीं उपलब्ध कराई? उस समय असमर्थता क्यों व्यक्त कर दी गई? और ये तो प्रमाणित तथ्य हैं कि जो बस के नंबर दिए गए थे, स्कूटर के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे। और महोदय, इस प्रकार का भद्दा मजाक आपकी कोई कभी भी नहीं होना चाहिए, और ये महामारी के खिलाफ में रोड़े अटकाने जैसा था।